नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। पंजाब के लिए 1600 करोड़ के पैकेज का ऐलान। हिमाचल को मिलेंगे 1500 करोड़। केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित जिलों का किया दौरा। मौजूदा हालातों का लिया जायजा। राज्य सरकार की राहत और पुनर्वास कार्यों को भी परखा। हिमालय दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। हिमालय को बचाने का लिया गया संकल्प। मुख्यमंत्री ने हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता पर दिया जोर। उत्तरकाशी में यातायात के लिए सुचारू हुआ गंगोत्री हाईवे। भूस्खलन के चलते 2 दिन से बंद पड़ा था मार्ग। और देहरादून में एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। एमडीडीए उपाध्यक्ष का बयान, बर्दाश्त नहीं होगा अतिक्रमण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने के साथ साथ प्रभावित लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक में उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और राज्य में हुए नुकसान का आकलन किया। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी किए जाएंगे। हिमाचल में 500 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा है और इस कदम से उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब का दौरा कर राहत के तौर पर 1600 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। बात करेंगे केंद्रीय टीम के उत्तराखंड दौरे की। आज केंद्रीय टीम ने रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने आपदा के कारण हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। आज टीम ने बड़ेथ तक सड़क मार्ग से आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों, प्रशासन एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से क्षति और पुनर्निर्माण कार्यों के आकलन की जानकारी ली। टीम ने आपदा में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ ग्राम बड़ेथ में बातचीत कर हालातों की समीक्षा की। टीम द्वारा किए गए हवाई सर्वे, स्थलीय निरीक्षण और प्रशासन से हुई विस्तृत चर्चा से मिली जानकारी को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, बुनियादी ढांचे की बहाली और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। टीम नुकसान से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।
उधर रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र के छेनागाड़ इलाके में 28 अगस्त की रात को हुई भीषण दैवीय आपदा के बाद से जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। दैवीय आपदा के बाद क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आपदा के कारण कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते सड़क मार्ग टूट गए हैं, संचार संपर्क बाधित हुआ है और 8 लोग लापता हुए हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे राहत कार्यों में कठिनाई हो रही है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छेनागाड़ को जोड़ने वाले मार्ग को शीघ्र अतिशीघ्र बहाल किया जाए। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन कैमरों की सहायता ली जा रही है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वयं इस आपदा राहत अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जनपद रुद्रप्रयाग में आई इस आपदा के मद्देनजर विशेष पुनर्निर्माण पैकेज के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। यह पैकेज जल्द ही स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को गति दी जा सके। मानसून के दौरान उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से हुए नुकसान का वैज्ञानिक आकलन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने मंगलवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दल ने तहसील पौड़ी के अंतर्गत सैंची गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया और राहत कार्यों, आवश्यकताओं और समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। दल ने क्षतिग्रस्त घरों, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइनों, कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आजीविका से जुड़े संसाधनों की क्षति और व्यक्तिगत क्षति का गहन अध्ययन किया। केंद्रीय दल के नेतृत्वकर्ता संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना ने बताया कि यह निरीक्षण आपदा से हुई वास्तविक क्षति का तथ्यात्मक आकलन करने और एक विस्तृत प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपने के लिए किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आवश्यक राहत पैकेज एवं पुनर्वास योजनाओं के लिए सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और जनजीवन सामान्य करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। देहरादून में आज हिमालय दिवस के अवसर पर IRDT ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके साथ ही टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमालय दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। CM धामी ने जनता से भी अपील की कि सभी को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में समन्वय के साथ कार्य करना होगा। भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। हिमालय हमारे जीवन से जुड़ा विषय होने के नाते इसके संरक्षण का दायित्व भी हम सभी का है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड वासियों के स्वभाव में है। हरेला जैसे पर्व प्रकृति से जुड़ने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का परिणाम है। ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार 1 सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन जमीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। नहीं, आप देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये पश्चिमी हिमालय पूरा दरक रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने अनियोजित
जो जिस तरह बसावट हुई है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। धराली में भी आपने देखा कि जो पहले उस नदी का रास्ता था, उस रास्ता बदलने के बाद वहाँ पर लोगों ने बसावट कर दी, आज वहीं पे आई और नदियाँ पूरा का पूरा धराली में जो तांडव हुआ वो आपने देखा। यही वो समय भी है कि जब हिमालय ये बात बता पा रहा है कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरह इन कारणों से हिमालय की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बार का हिमालय दिवस दो बातों पर केंद्रित ज़्यादा रखा गया कि हिमालय की पीड़ा को लेके, और इस हिमालय की पीड़ा के पीछे सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हिमालय को ज़्यादा भोगता है, मैदानी, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। तो हमने यही जताने की कोशिश की है कि कहीं हिमालय को लेकर के अब शायद मैदानी इलाकों को भी अलग जगह लेनी चाहिए। आज विश्व हिमालय दिवस के अवसर पर मानसखंड विज्ञान केंद्र स्यालीधार अल्मोड़ा में रिंथिक इंडिया और मानसखंड विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पर्यटन, विज्ञान और साहित्य संस्कृति पर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिचर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने की। परिचर्चा में साहित्यकारों और विषय विशेषज्ञों ने हिमालयी पर्यटन को बढ़ावा देने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कुमाऊनी भाषा संस्कृति के प्रसार पर सामूहिक चर्चा की। मानसखंड विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने कहा कि विश्व हिमालय दिवस के अवसर पर मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा और रिंथिक इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुमाऊं विभिन्न स्थानों से आए विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न चीज़ों, पहलुओं पर चर्चाएं की गई हैं जो हिमालय से रिलेटेड हैं, इसकी समस्याओं से रिलेटेड हैं और कैसे इनका निवारण हो सकता है। बहुत ही विद्वान लोग पूरे क्षेत्र से आए हुए थे, कुमाऊं क्षेत्र से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि अगर किसी परियोजना से कोई दुष्परिणाम सामने आते हैं तो सबसे पहले प्रभावित वही स्थानीय लोग होते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए। अच्छे कार्यों और विकास परियोजनाओं में भी स्थानीय लोगों का सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार और लाभ दोनों मिले। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और स्थायित्व दोनों बढ़ेंगे। सरकारी निर्माण कार्यों में निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उन क्षेत्र के लोगों को उसमें सहभागी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके कोई दुष्परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें सहभागी होते हैं। तो अच्छे कार्यों में भी और निर्माण कार्यों में भी उनको सहयोगी बनाया जाना चाहिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज लैंसडाउन में आगामी 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह के कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। निरीक्षण के उपरांत मंत्री ने शहीद सम्मान समारोह और शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानी छूट गए थे। इन बलिदानियों के आंगन की मिट्टी लाने के लिए दूसरे चरण की शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के उपरांत 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 5 तारीख को एक सैन्य सम्मान समारोह, जब पूर्व में हमने शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो कुछ करीब 39 शहीदों के परिवार, उनके एड्रेस न होने के कारण, एड्रेस चेंज होने के कारण उस समय हम मिल नहीं पाते। अभी हमने उनको चिन्हित कर लिया है और उसके बाद 32 परिवार और शहीद हुए हैं। 32 हमारे जवान देश की सीमा पर शहीद हुए हैं। उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए 71 लोगों को 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ताम्रपत्र वहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे।
पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक मुख्य सचिव सभागार में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन से जुड़े कामों को तत्परता से संचालित करने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने UIDB के कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश कॉरिडोर एवं हरिद्वार कॉरिडोर परियोजनाओं के कार्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराते हुए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए जाने वाले आवश्यक उपाय अमल में लाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश तक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विस्तार एवं ऋषिकेश से देहरादून के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रख जरूरी अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के प्रावधान भी शामिल किए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी कुंभ मेला को देखते हुए इस परियोजना के स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने हरिद्वार में सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ प्रबंध के लिए उच्च तकनीकी व आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनाए जाने के लिए मेला नियंत्रण कक्ष के निकट उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करने की हिदायत दी। उत्तरकाशी में 2 दिन से बंद पड़े गंगोत्री नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। भूस्खलन के चलते हाईवे बंद पड़ा था, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जगह जगह भूधसाव और भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। हर्षिल, धराली में तेलगाड़ और खीरगंगा की बाढ़ भी हाईवे की बदहाली का कारण बना है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर धरासू, नालूपानी, रतूड़ी सेरा, बंदरकोट के साथ ही नेताला, नलूड़ा, डबरानी, सोनगाड़ सबसे संवेदनशील भूस्खलन प्रभावित जगह हैं। टिहरी से खबर, जहां घनसाली में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने आपदा को लेकर समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जियोलॉजिस्ट और राजस्व टीम को 15 दिन के भीतर सर्वे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर सभी डिवीजनों द्वारा सड़कों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा क्षति के तत्काल कार्यवाही किए जाने वाले प्रकरणों पर प्राथमिकता पर कार्य किया जाएगा। लोगों का ये मुख्य उनकी वजह समस्या यही है कि रोड को ठीक से रिस्टोर किया जाए। अब जैसे कि बरसात खत्म हो गई है तो डिपार्टमेंट्स को बोला गया है और इसकी खुद भी हम लोग समीक्षा करेंगे कि रोड्स हम रिस्टोरेशन जल्दी करा पाए। दूसरा मुख्य मुद्दा है विद्यालयों को लेकर, क्योंकि विद्यालय भी हमारे काफ़ी ख़राब हालत में और काफ़ी क्षतिग्रस्त कंडीशन हो गई है, तो उनको भी हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। मैंने 13 तारीख को एक बैठक एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपने ज़िले में रखी है, क्योंकि सभी ब्लॉकों से काफ़ी समस्या विद्यालयों की आ रही है, तो हम लोग छात्र संख्या को देखते हुए जो प्रायोरिटी पे टेकअप कर सकते हैं वो हम देखेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में नियम कायदों को दरकिनार कर हो रहे अवैध कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत डोईवाला, रानी पोखरी, माजरी ग्रांट और दूसरे स्थानों पर चल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त और सील किया गया। लोगों ने 3 कैटेगरी में बनाया हुआ है। एक जो सरकारी जमीन है और उस पर जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है उसको प्राथमिकता के आधार पर, चाहे सिंचाई विभाग की हो, वन विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो, उस पर हम लोग डिमोलिशन और अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार अभियान चलाए हुए और इसको जारी रखेंगे। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
पूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, वो जो भू उपयोग होता है तो निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही आप मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड यूज में अगर कोई घर बनाता है तो उस पर मानचित्र स्वीकृति कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो आम जनता है उनके साथ कहीं न कहीं ये नुकसान करता है, उनके साथ धोखाधड़ी है। तो जो इस तरह के अवैध प्लाटिंग उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आम जन छला न जाए। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम आदमी के साथ ही छात्रों को भी बड़ी राहत मिली है। इससे अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो गया है। छात्रों के लिए क्या क्या हुआ सस्ता, देखिए रिपोर्ट। जीएसटी काउंसलिंग ने 56वीं बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत दी। इसमें कई जरूरी चीजों के साथ ही स्कूली बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामान और रोजमर्रा की चीजें भी शामिल है। इससे छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। औपचारिक शिक्षा क्षेत्र, स्कूल और विश्वविद्यालय पहले से ही जीएसटी मुक्त हैं। अभिभावकों और बच्चों के लिए अच्छी खबर ये है कि पहले पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक्स, नक्शे, चार्ट जैसी जिन वस्तुओं पर 12% जीएसटी शुल्क लिया जाता था, अब उन पर कोई भी जीएसटी शुल्क नहीं लगेगा। वहीं इरेजर को भी जीएसटी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। पूर्ण जीएसटी छूट से छात्रों के लिए बुनियादी पढ़ाई की सामग्री सस्ती होगी, खासकर सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इससे बहुत फायदा अभिभावकों को होगा। हम खुद महसूस करते हैं कि बच्चे आए दिन कुछ न कुछ उनको चाहिए होता है, कभी रबर, कभी पेंसिल, कभी ये, मतलब हर रोज बच्चों की डिमांड रहती है। इससे निश्चित तौर पर जो सरकार ने कदम उठाया है, इससे आम अभिभावकों पर जो उनका आर्थिक बोझ है वो घटेगा और बच्चों को भी उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने जीएसटी की दरों में जो कटौती की है, ये बहुत अच्छा फैसला है। बच्चों को जिस तरीके से अब स्टेशनरी की जो तमाम सामान है, कॉपी किताबें हैं, उन पर बोझ हल्का होगा और जो खेल खिलौने हैं वो भी बच्चों के अच्छे होंगे, सस्ते होंगे और ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे परिवारों की शिक्षा से जुड़ी लागत कम होगी और स्कूलिंग की सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ ही ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के उन बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा जहां स्टेशनरी की लागत एक बड़ी बाधा होती है। एज अ स्टूडेंट जो जीएसटी बुक्स में से और स्टेशनरी सामान में से हटता है, वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती थी जो हम लोगों को लेनी होती थी और मेनली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जैसे कि जीएसटी ऑलमोस्ट इन सब स्टेशनरी सामानों पे खत्म हो गया है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियरी है। स्टूडेंट पहले जैसे स्टडी मटेरियल्स में और स्टेशनरी आइटम्स में जीएसटी लगता था, तो वो एक एक्स्ट्रा लोड था, मतलब पेरेंट्स की जेब में भी पड़ता था। बाकी उस चक्कर में जो है थोड़ा सा सोचना पड़ता था बहुत बारी स्टूडेंट्स को, छात्रों को। तो इस बारी जैसे स्टडी मटेरियल से स्टेशनरी से जीएसटी की कटौती हो गई है, अब 0% उस पर जीएसटी लगेगा, तो उससे नो डाउट स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलने वाला है इस चीज से। इसके साथ ही खिलौने और खेल सामग्री पर जीएसटी शुल्क 12% से घटकर 5% किया गया है। इससे खिलौने अब अधिक सस्ते होंगे, जिससे छोटे बच्चों के लिए खेल के माध्यम से सीखने को बढ़ावा मिलेगा। बेशक लाभदायक होगा बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन पे आर्थिक बोझ पड़ता था। अब इससे क्या होगा कि वो अपने बच्चों के लिए खिलौने और साइकिल लेंगे, किताबें लेंगे, पेन पेंसिल वगैरह लेंगे, स्टेशनरी का सामान लेंगे, तो इससे काफी फायदा मिलेगा और इससे ना प्रोत्साहित भी होंगे बच्चे। वहीं वोकल फॉर लोकल और एमएसएमई निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। साइकिल पर भी जीएसटी शुल्क में कटौती की गई है। जीएसटी दर घटने से साइकिल सस्ती होंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, खासकर बालिकाओं के लिए स्कूल जाना आसान होगा। इससे बच्चों में फिटनेस और आउटडोर गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। देहरादून में निदेशक सतर्कता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधीनस्थ अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और भ्रष्टाचार पर सख्त रोकथाम के निर्देश दिए। निदेशक सतर्कता ने बताया कि अप्रैल 2022 से सितंबर 2025 तक हेल्पलाइन नंबर 1064, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से कुल 9424 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 1421 विजिलेंस एंगल की शिकायतें थीं, जिनमें अब तक 62 मामलों में ट्रैप ऑपरेशन किया
किए गए। साल 2025 में ही 331 शिकायतें दर्ज हुई, जिन पर 12 सफल ट्रैप किए गए। इस अवधि में सतर्कता अधिष्ठान ने 79 ट्रैप ऑपरेशनों में 92 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके अलावा अनियमितताओं और डीए मामलों में 24 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में मजबूत पैरवी करते हुए 37 मामलों का निस्तारण कराया गया, जिनमें 28 में दोष सिद्ध हुआ और 71% अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। हमारे पास अब तक करीब 1400 कंप्लेंट्स आई हुई है, 1400 प्लस। मैं डेटा आपका पूरा कंप्लीट दे रहा हूँ। तो उस पर हमारा अभी तक का 15 ट्रैप है गया है पूरा प्रदेश में। और भी हमारा कार्रवाई काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी रेडार पे है। हमारी जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास जैसे भी पूरा कार्रवाई हो जाएगा शासन को प्रसिद्ध करेंगे। हमारे पास 2 दर्जन से अधिक मामले अभी हमारे पास में। चंपावत जिले में जल संरक्षण अभियान के तहत नदी महोत्सव जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के तत्वाधान में आयोजित गोष्ठी के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व, नदियों और नालों की स्वच्छता और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि जल हमारे जीवन का मूल आधार है और इसे संरक्षित करना सभी नागरिकों का दायित्व है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नालों, धाराओं और प्राकृतिक जल स्रोतों का नियमित रूप से संरक्षण एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किए गए वृक्षारोपण को संरक्षित रखने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का भी आग्रह किया। हरबटपुर नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को पेयजल की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। क्षेत्र में लगभग 48 करोड़ से अधिक की इस योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि हरबटपुर शहर के लिए 2 फेज में काम होगा, जिसमें से एक फेज में पेयजल और दूसरे फेज में सीवरेज योजना का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के करीब 48 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल योजना में नए ओवरहेड टैंकों का निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल होंगे, जिससे शहरवासियों को पेयजल की समस्या से राहत मिल सकेगी। सीवरेज योजना के लिए भी जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करके काम को धरातल पर उतारा जाएगा। जिसको कार्यदायी संस्था नियुक्त की गई है वो बिडिंग में इसी हफ्ते बिडिंग प्रोसेस में मतलब टेंडर इसी हफ्ते में टेंडर नोटिस जारी कर देंगे। जो उसका दूसरा पार्ट है जो सीवर लाइन का है और एसटीपी इत्यादि सीवर नेटवर्क और एसटीपी इत्यादि, वो वाला कंपोनेंट पूरे यमुना घाटी के लिए एक डिवीज़न, डेडिकेटेड डिवीज़न बना है वो बड़कोट में, नौगांव बड़कोट में। तो उस डिवीज़न को अलॉट हुआ है। उस डिवीज़न का भी डीपीआर लगभग फाइनल स्टेज में है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। पंजाब के लिए 1600 करोड़ के पैकेज का ऐलान, हिमाचल को मिलेंगे 1500 करोड़। केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित जिलों का किया दौरा, मौजूदा हालातों का लिया जायजा, राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास कार्यों को भी परखा। हिमालय दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन, हिमालय को बचाने का लिया गया संकल्प। मुख्यमंत्री ने हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता पर दिया जोर। उत्तरकाशी में यातायात के लिए सुचारू हुआ गंगोत्री हाईवे, भूस्खलन के चलते 2 दिन से बंद पड़ा था मार्ग। और देहरादून में एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त, एमडीडीए उपाध्यक्ष का बयान, बर्दाश्त नहीं होगा अतिक्रमण।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।